अब हम बात करते हैं प्रोज पर कि विक्टोरियन एराज का प्रोज कैसा था और उसके राइटर कौन कौन से हैं। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो विक्टोरियन एरा थी, ये एरा ऑफ चेंज थी। मतलब कि एक न्यू स्पिरिट हुआ था, पाया था। और ये इसको हम एज ऑफ अनरेस्ट भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके साथ साथ ये भी बता चुका हूँ कि ये एज ऑफ साइंस एंड एज ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ने भी तरक्की की थी और साइंस ने भी तरक्की की थी। साइंस में न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आई, न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रही थी। तो अब जैसे जैसे दुनिया आगे जा रही थी, सोसाइटी तरक्की कर रही थी, पर उसके साथ साथ सोसाइटी के प्रॉब्लम्स वगैरह भी बढ़ रहे थे। जैसे ही साइंस तरक्की कर रही थी तो अब साइंस की थ्योरीज वगैरह आने आना स्टार्ट हो गई। और जो एक्सपर्ट्स वगैरह थे उन्होंने अपने जो आइडियाज़ वगैरह देना स्टार्ट कर दिए। और इसी तरह के तरीके से पॉलिटिक्स में भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी थ्योरीज आई। और इस दौर में जो था वो रिलीजन जो था, विक्टोरियन एराज में जो रिलीजन था, पहले वाला रिलीजन, उसको रिजेक्ट किया गया था और एक नया रिलीजन जो था उसको मुतारफ़ किया गया था। क्योंकि जो पहले वाला रिलीजन था वो रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स थे उसमें। और उसमें बहुत सारी सुपरस्टिशंस भी यूज़ थी, मतलब कि आ गई थी। गलत डॉगमास, गलत बातें भी आ गई थी। तो इस दौर में जो जदीद राइटर्स थे, इन्होंने उस पुराने रिलीजन से निजात हासिल की, एक और बाद में एक अच्छा और फ्री रिलीजन की इन्होंने डिमांड की। तो जैसे ही ये बातें हो रही थी, सोसाइटी अच्छाई की तरफ जा रही थी, तो इन सब चीज़ों में, मतलब कि साइंस में, डेमोक्रेसी में एंड रिलीजन में न्यू न्यू बातें स्टार्ट होने लगी और न्यू न्यू थ्योरीज आने लगी। तो अब इन सब चीज़ों को, सब मसलों को पोएटिक फॉर्म में या पोइट्री में बयान करना बहुत मुश्किल था। साइंस होती ही एक्सप्लेनेशन है, तो अब वो सब एक्सप्लेनेशन हम पोइट्री में कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर जो प्रोज था उसको मुतारफ़ किया गया। जबकि ये प्रोज जो है रोमांटिक एज में बहुत कम था, रोमांटिक एज में सिर्फ पोइट्री थी। पर इस टाइम में पोइट्री के साथ साथ प्रोज ने भी तरक्की की। और प्रोज ने तरक्की इसलिए की क्योंकि सोसाइटी बढ़ रही थी आगे, और सोसाइटी के आगे बढ़ने से मसले भी बढ़ रहे थे। तो अब प्रोज आ गया। और प्रोज के हमारे पास जो मेजर राइटर्स हैं इस टाइम पीरियड के, इस वक्त के, वो हैं तीन। तीन मेजर राइटर्स हैं प्रोज के। तो पहला जो है वो है थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल पहला है। और उसके बाद जो दूसरा है वो है रस्किन, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन दूसरा राइटर है प्रोज का। और उसके बाद ये जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिसका पोइट्री में भी बहुत सारा किरदार है और अभी इसका प्रोज में भी किरदार रहेगा, जो है मैथ्यू आर्नल्ड। तो ये तीन राइटर्स हैं जिनका मतलब कि विक्टोरियन एरा के प्रोज से भी ताल्लुक़ है। तो अगर हम बात करें कार्लाइल की, थॉमस कार्लाइल, तो ये एक बड़ा प्रोज राइटर था इस एज का। और आपने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी। जैसे कि पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, या फिर जो हीरो वर्शिप है। ये दोनों वर्क इस थॉमस कार्लाइल के हैं। कि थॉमस कार्लाइल जो है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन था। एक जैसे कि हमारे यहाँ सेंट होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो ये क्रिश्चियनिटी में एक बुज़ुर्ग था। इसने भी उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया है जिन पर टेनीसन ने फोकस किया था, ब्रदरहुड इक्वलिटी पर टेनीसन ने पोइटिक फॉर्म में किया था, जबकि थॉमस कार्लाइल ने प्रोज फॉर्म में उनको एक्सप्लेन किया। और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है उन सब चीज़ों को जिन पर टेनीसन ने रोशनी डाली थी, बट पोइटिक फॉर्म में।
तो ये जो था, इसने बहुत सारी पोइट्री मतलब कि प्रोज वर्क लिखा है कार्लाइल ने। और इसके साथ साथ इसने खुदा को तलाश करने की कोशिश की है अपने वर्क के थ्रू और थ्रू स्पिरिचुअल पावर। ये कहता है कि थ्रू स्पिरिचुअल पावर आप खुदा को और आप अपने आप को तलाश कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पावर का मतलब होता है इनर सेल्फ। अगर अच्छा हो तो आप खुदा को भी तलाश कर सकते हैं और आप खुद को भी तलाश कर सकते हैं और दुनिया की हकीकत को भी तलाश कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ा है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो इसमें उसमें थॉमस कार्लाइल कैसे मतलब कि पिलग्रिम्स वगैरह हैं उनकी स्टोरी बयान करता है, फिर कैसे कहता है कि वो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं उनके रास्ते में, पर अगर वो उन सब को पार करके आगे चले जाएं तो वो कामयाब हैं, नहीं तो वो फेल हैं। और जो आगे चला गया वो कामयाब हो गया और खुदा उसको मिल गया। तो इसने अपने सारे वर्क में थॉमस कार्लाइल ने सोसाइटी को नज़र में रखते हुए सोशल इश्यूज़ पर भी बात की है, पर उन सब इश्यूज़, राइट्स ऑफ वेमन पर बात की है, पर उन सब इश्यूज़ को फिर इसने रिलीजन से रिलेट किया है, खुदाई खुदा की खुदाई से रिलेट किया है। मतलब कि दोनों चीज़ों में, दुनिया और आखिरत, इन दोनों चीज़ों में एक कनेक्शन जाहिर किया है। कैरेक्टर्स दुनिया के उठाए हैं, पर बाद में उनको रिलेट जो किया गया है वो वही आखिरत से या मतलब कि हेवनली चीज़ों से किया गया है। तो थॉमस कार्लाइल जो है उसने शादी की थी और वो बहुत प्यारी इसकी बीवी थी, मतलब कि बहुत प्यारी थी इसको। पर कुछ टाइम के बाद वो बीवी इसकी फौत हो गई थी। और जब वो फौत हो गई तो उसके गम में ये बिल्कुल पीछे हो गया और उसके गम से ये निकल ही नहीं सका। और उसके बावजूद भी या उसके वजह से ही इसका जो है खुदा और खुदाई में इंटरेस्ट बढ़ गई, मतलब कि रिलीजन में इसकी इंटरेस्ट बढ़ गई। तो एक और भी हकीकत है थॉमस कार्लाइल के बारे में हमारे पास। तो ये एक मतलब कि जो एक राजे होते हैं, मेजन्स वगैरह होते हैं, इसका जो बाबा था वो मेजन था। और इसके बाबा ने सोचा हुआ था कि जब कार्लाइल बड़ा होगा तो ये एक चर्च मैन बनेगा, मतलब कि चर्च को संभालेगा। पर कार्लाइल जैसे ही बड़ा हुआ वो चर्च को उसने नहीं संभाला, क्योंकि वो उस रिलीजन का मुखालिफ बन गया। इसने जो थ्योरीज दी वो बिल्कुल अलग थी। उस रिलीजन से कोई भी इसका ताल्लुक नहीं था जिसका इसके बाबा का, जिस रिलीजन से इसके बाबा का ताल्लुक था। तो इसके बाबा की जो विश थी वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि इसका उसका जो बेटा निकला वो रिलीजन के बिल्कुल खिलाफ निकला, चर्च के बिल्कुल खिलाफ निकला। और चर्च के खिलाफ होने की वजह से कार्लाइल को तकरीबन 12 साल जो है वो जेल भी काटनी पड़ी थी, जहाँ पर उसने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का एक सेक्शन लिखा था जेल में अंदर रहकर। तो ये कुछ डिटेल है कार्लाइल के बारे में हमारे पास। और कार्लाइल जो है वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी रह चुका है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।